व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है स्वेप्ट अवे। कहानी शुरू होती है एम्बर नाम की औरत से, जो कि एक अरबपति है, लेकिन उसे हमेशा से अपने पैसों पर घमंड रहा है। वो अपने से छोटे लोगों को ज़रा भी इज्जत नहीं देती और यही वजह है कि उसकी ज़्यादा किसी से बनती नहीं है। एक दिन एम्बर और उसके साथ वाले लोग प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर ये शिप से कुछ दिन के लिए स्टे करेंगे। अब कैप्टन सभी लोगों से हाथ मिलाता है और उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है, लेकिन एम्बर उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती है और बिना हाथ मिलाए ही अंदर चली जाती है। जैसे कि हम उसका नेचर जानते हैं, उसी दौरान हम माइक नाम के आदमी को भी देखते हैं, जो उसे शिप में क्लीनिंग का काम करता है। वो एम्बर से कुछ खास खुश नहीं था। उसने आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। अब माइक भी उसके सामान को लेकर उसके पीछे पीछे रूम तक जाता है और फिर वापस जाने लगता है, लेकिन एम्बर उसे रोक कर कहती है कि क्या इस शिप में जिम है। वो मना करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कार्डियो साइकिल ला कर देता है और कहता है कि मैम आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये बात एम्बर को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि पहली बार जब उसका किसी ने मजाक उड़ाया था, वो उस पर बहुत चिल्लाती है और धमकी भी देती है कि वो उसे इसे काम से निकलवा देगी। लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो थोड़ा समझदार था। इसके बाद वो लोग शिप से थोड़ी दूर पर जाते हैं और वहाँ ड्राइविंग करने आए थे, लेकिन एम्बर नहीं करती, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। वो माइक को अपने साथ बैठने को बोलती है। वापस आने पर वो सभी लंच करते हैं, लेकिन यहाँ भी एम्बर के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। वो कहती है कि लंच बहुत ठंडा है, इसे और गर्म करके लाओ, लेकिन आज चीज़ें अब माइक के सर से ऊपर जा रही थी और इसीलिए वो गुस्से में आकर जितना भी लंच होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है और बाद में उसी भी उठाकर समुंदर में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और वो हकीकत में आता है। ये बस उसका एक वहम था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पहले तो उसकी जॉब जाएगी और फिर हो सकता है कि एम्बर उसे बर्बाद भी कर दे। यही कारण है कि वो चुपचाप जाकर अपने दोस्तों को लंच गर्म करने को कहता है। अब ऐसे ही एम्बर के नखरे झेलते झेलते कई दिन हो जाते हैं। फिर एक दिन शिप में कुछ दिक्कत आती तो वो माइक से कहती है कि उसे फिशिंग करने जानी है। वो उसे बताता है कि मैम ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि मौसम खराब होते हुए दिख रहा है और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन एम्बर एक नंबर की जिद्दी थी। वो नहीं मानती और कहती है कि मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए जिस पर बैठकर हम यहाँ से दूर जाकर फिशिंग कर सकें। तो माइक को एक बोट का इंतजाम करना पड़ता है, जिसे लेकर वो शिप से दूर जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ मछलियाँ मिल सकती हैं। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले जितने भी दिन होंगे इनके लिए वो हमेशा के लिए यादगार हो जाएंगे। अब कुछ देर के बाद ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से माइक को लगता है कि अब यहाँ पे फिश पकड़ी जा सकती है, लेकिन एम्बर उसे और आगे जाने को कहती है। वो फिर से बोट स्टार्ट करता है, लेकिन अब वो शुरू होने के नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद माइक को पता चलता है कि इसमें तो पेट्रोल ही खत्म हो चुका है। अब जब ये बात एम्बर को पता चलती है तो वह आग बबूला हो जाती है और माइक पर चिल्लाती है। अब इसमें तो माइक की ही गलती थी, क्योंकि यार फ्यूल तो चेक करके लाना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब भुगतो। अब यहाँ वो चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए माइक खुद ही चुप हो जाता है और साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एम्बर का गुस्सा शांत होता है तो वो उसे बताता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय किसी शिप के इंतजार करने के, अब जो कि इस बोट पर पैडल भी नहीं है जिससे कि हम थोड़ी दूर वापस जा सकें। अब वो दोनों उसी जगह पर बैठ जाते हैं और अब इनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। दोनों ऐसे ही बीच समुंदर में अपनी छोटी सी बोट पर बैठे रहते। अब इन्हें यहाँ पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जो भी खाने का सामान था एम्बर अपने साथ लाई थी, वो तो कब का खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इन लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से एक दिन एम्बर गुस्से में उठती है और माइक पर ही चिल्लाने लगती है। तभी उसे एक बंदूक मिल जाती है, पर उसे लगता है कि ये किसी तरह की फ्लेयर है, इसलिए वो चलाने लगती है। लेकिन माइक उसे बताता है कि जो तुम ये समझ रही हो वो चीज़ नहीं है, लाओ मुझे वापस कर दो। और इसी हाथापाई में गोली चल जाती है जो सीधा बोट पर लगती है, जिससे अब धीरे धीरे इनकी बोट की हवा निकल रही है, जिसकी वजह से एक हिस्सा पानी में डूबने लगा है। वेल, अभी तक इनकी मुसीबतें कम थी, ये और आ गई थी। उसी रात तेज बारिश होती है और तूफान भी आता है। दोनों उस बोट को पकड़कर जैसे तैसे सरवाइव कर लेते हैं। जब सुबह होती है तो उनकी किस्मत चमक चुकी थी, क्योंकि सामने एक आइलैंड था। फाइनली दोनों बोट को हाथ पैर मारते हुए उस आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही माइक कहता है कि अब एडवेंचर खत्म हुआ। तो एम्बर कहती है कि हाँ, अब तुम्हारा एडवेंचर शुरू होगा, क्योंकि जब मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेजेगा। लेकिन अब माइक को पता था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। पहले तो इन्हें लगता है कि जरूर इस आइलैंड पर कोई होगा, लेकिन थोड़ा छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये बुरी तरह से एक डिजर्ट आइलैंड पर फंस चुके हैं। एम्बर का ऐसा बर्ताव देखकर वो उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे से ज़्यादा दिक्कत है ना, तो आज से हम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
वही माइक अब उस आइलैंड पर कुछ हेल्पफुल चीज़ें ढूंढने लग जाता है जिससे कि उसका थोड़े दिन तो गुजारा हो जाए। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक झोपड़ी मिल जाती है और कुछ बॉटल्स भी, जो किसी इंसान की थी, शायद पहले यहाँ पर वो भी फंसा हो। अब यहाँ उसके रहने का इंतज़ाम तो हो गया था, इसके बाद उसे अपने खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पास में ही समुंदर था तो उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए वो सबसे पहले एक नुकीले हथियार बनाता है जिससे कि वो फिश को पकड़ सके, और फिर बड़ी चालाकी से एक फिश को पकड़ लेता है और आकर उसे घर के पास आग जलाता है और आराम से खाने लगता है। वहीं दूसरी और एम्बर ने पूरे आइलैंड का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक एसी रूम में बिताई थी और एक चुटकी बजाने से उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन यहाँ पे उसे अपना गुजारा करने के लिए उसे अपने साहस और दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि उसके पास है ही नहीं। असल में दोस्तों, आपको इस कहानी में दो पहलू देखने को मिलेंगे। पहला ये कि कैसे एक गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। अब इतनी देर चलने के बाद एम्बर थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र माइक पर पड़ती है, जो आराम से फिश खा रहा था। उसे देखकर एम्बर को जलन होने लगती है, लेकिन उसे भूख भी लगी थी, इसलिए अब उसे ईगो छोड़कर माइक से खाने की रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि अगर वो ईगो में रही तो भूखी मारी जाएगी। वो उसके पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि एक मछली मुझे दे दो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसमें जो उसके साथ शिप पर किया था वो अभी भूला नहीं है और अब वो इतनी आसानी से उसे खाना तो नहीं देने वाला है। वो जाने लगता है, लेकिन गुस्से में एम्बर उस पर मिट्टी फेंक देती है और ये माइक से बर्दाश्त नहीं होता। वो सीधा एक उसे चाटा जड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। पहली शर्त कि तुम दोबारा मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। दूसरी, यहाँ बॉस मैं हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसे कमाना होगा। तीसरा ये कि अब से तुम मेरे सारे कपड़े धोगी और मुझे मास्टर कहकर पुकारोगी। मतलब दोस्तों, माइक उसे सही बदला ले रहा है। अब एम्बर मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब उसके सारे काम करने लग जाती है, लेकिन गुस्से में। अब माइक मछलियाँ पकड़ कर लाता है और वो उसे बनाती है। इसके बाद वो उसके कपड़ों को भी धोती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो आग भी जलाना सीख गई थी, लेकिन माइक बहुत ही रूड बिहेव करता है उसे एम्बर के लिए। वो उसे ना तो घर में सोने देता है और ना ही सही से कुछ खाने को देता है। माइक कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तो मेरे बेड पर सोना होगा। एम्बर भी कम नहीं थी, वो कहती है कि मैं किसी जानवर के साथ सो लूंगी, लेकिन तुम्हें किस कभी नहीं करूंगी। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी उल्टी होने लगती है। माइक का बिहेवियर ज़्यादा रूडली होने लगा था, पर पूरे आइलैंड पर बस वही दोनों अकेले ही थे, इसलिए उन्हें मजबूरन एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। एक दिन दोनों ऐसी ही मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, उसी दौरान माइक उसके करीब आ जाता है और कहता है, अब वो अपनी सारी हदों को पार कर देता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि माइक को यहाँ पर एम्बर से सच्चा प्यार हो गया था। वो बस दिखाना चाहता था कि ईगो हर किसी में होता है, लेकिन अपना ईगो, अपने घमंड को अपने नीचे वाले लोगों पर नहीं निकालना चाहिए। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एम्बर को समझ आता है कि वो वैसा नहीं है जैसा कि वो उसे समझती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे माफ़ी मांगती है। वो भी उसे पसंद करने लगी थी। उस दिन के बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सारे कामों को आधा आधा करके बांट भी लेते हैं। लेकिन यहाँ एम्बर को कहीं ना कहीं ये समझ आ गया था कि बस पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और उन पैसों ने ही उसे घमंडी बना दिया था। अब दोनों हर रोज़ अपने दिनों को अच्छे से जीना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ चुके थे। कहीं ना कहीं एम्बर को माइक पसंद आने लगा था। वो उससे कहता है कि तुमने उस दिन मेरी कितनी बेइज्जती करी थी। एम्बर बताती है कि हर चीज़ के पीछे एक वजह थी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स होने वाला है, जिस वजह से मैं बहुत ही इरिटेट हो चुकी थी और सभी के ऊपर चिल्ला रही थी, और ये बताते हुए वो रोने लगती है। तो माइक उसे फिर से संभालता है। इसके बाद से यहाँ पर उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन एक दिन जब एम्बर लकड़ियाँ ढूंढ रही थी, तभी उसे एक क्रूज दिखाई देता है, एक शिप दिखाई देता है जो किनारे पर ही खड़ी थी। वो पहले तो आवाज़ लगाने की सोचती है, लेकिन बाद में रुक जाती है। उसे शायद अब वो दुनिया पसंद नहीं है जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, इसलिए उसने यही रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ माइक आता है और उस क्रूज वाले को बुलाने लगता है, पर एम्बर उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि माइक प्लीज़ चुप रहो। माइक कहता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे प्रूफ चाहिए। एम्बर कहती है कि मैं आज तक इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं थी, इससे ज़्यादा प्रूफ मैं तुम्हें क्या दूँ? मुझे वापस नहीं जाना है। मैं नहीं चाहती कि हर रोज़ मुझे कोई जज करे। माइक कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो दुनिया में कहीं भी प्यार करती रहोगी। एम्बर उसे समझाती है कि अगर हम उस दुनिया में गए तो हम लोग अलग हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आई लव यू।
लेकिन माइक बार बार कहता है कि मुझे प्रूफ चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम बदल जाओगी। खैर अब ये लोग उस क्रूज पर बैठ जाते और इस बारे में एम्बर के हस्बैंड विकी को भी बताया जाता है, तो वो भी फौरन पोर्ट पर आता है एम्बर को लेने के लिए। लेकिन जब वो माइक को जिंदा देखता है तो उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ को इतने दिनों तक बचा कर रखा। लेकिन यहाँ माइक एम्बर को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शायद उसे ये पता चल चुका था कि अब वो दोनों साथ नहीं हो सकते, या फिर उसने यहाँ आकर गलती कर दी। ये सब तो उसे आगे जाकर पता चलेगा। अब यहाँ से वो एक बार में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो विकी का आदमी था। उसके हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग था जो विकी ने दिया था माइक को देने के लिए। ये एक तरीके का इनाम था, क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी। लेकिन माइक उस आदमी को धक्के मार कर वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो आदमी बैग वहीं छोड़ देता है। और जब माइक उसके खोलता है तो उसमें पैसे भरे हुए थे, जिसे लेकर वो जाने लगता है। पर बीच में उसकी नज़र एक शॉप पर पड़ती है जहाँ पर काफ़ी सारी एक्सपेंसिव रिंग थी। माइक उन्हीं पैसों से एक रिंग लेता है, यानी कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अब एम्बर से शादी करके रहेगा। और इसीलिए वो उसे कॉल लगाता है। एम्बर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हें जो भी फैसला लिया है मैं वो करने को तैयार हूँ, बस वो हमारे लिए सही होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें तो एक लेटर लिखो, मेरे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो एम्बर के नाम से। तो वो मान जाता और फिर वो उस लेटर में लिखता है कि मैं तुम्हारा कोस्ट गार्ड पर वेट करूंगा, जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले अपना सामान लेकर यहाँ आ जाना। जिसके बाद हम लोग ये सब छोड़कर लंदन चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब वो उस लेटर को रिसेप्शन पर छोड़ देता है, लेकिन उसकी किस्मत शुरू से ही खराब थी, क्योंकि सुबह एम्बर से पहले वहाँ विकी आ जाता है और वो रिसेप्शन पर पड़े हुए लेटर को देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है कि आखिर इतने दिनों तक वहाँ पर चला क्या था। इसलिए वो उसी समय एम्बर से कहता है कि चलो हमें न्यूयॉर्क के लिए निकलना है। उसे तो पता था कि माइक ने उस लेटर को लिखा होगा, लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं, इसी सोच में वो डूबी रहती है। पर कुछ ही देर बाद वो चॉपर में बैठ जाते हैं और तभी भागते हुए एक लड़का आता है। उसके हाथ में एक लेटर था जो एम्बर के लिए था। वो जब उसे खोलती है तो वह असल में माइक का लेटर था, जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, वो जो कुछ उस आइलैंड पर हुआ था वो बस एक टाइम पास था। लेकिन रुकिए दोस्तों, ज़रा ये लेटर असल में माइक ने नहीं बल्कि विकी ने लिखा है, और उसने उस लड़के से एम्बर को देने को कहा था, जिससे कि उसे ये लगे कि माइक उसे कभी प्यार ही नहीं करता और उसे धोखा देना चाहता है। और यहाँ एम्बर को इस बात पर यकीन हो जाता है कि माइक सच बोल रहा है, उस लेटर में जो भी लिखा है वो सच है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन वहाँ दूसरी ओर जब माइक को पता चलता है कि एम्बर न्यूयॉर्क जाने वाली है, उसे ये लगने लगा था कि शायद वो उसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन वो उसे एक आखिरी बार देखना चाहता था। इसलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है, पर तब तक उसके प्यार उसकी एम्बर जा चुकी थी। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन एम्बर नहीं रुकती है और उसकी नज़रों से दूर हो जाती है। वो उसकी तरफ वही रिंग फेंकता है, पर वो जाकर समुंदर में गिर जाती है और दोनों की कहानी अधूरी रह जाती है। दोनों पूरी उम्र इसी सवाल में जीते रहेंगे और फंसे रहेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसीलिए कहते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब वो आपके दुश्मन को आपका हमसफर बना देगा, कब आपके चाहने वालों को आपका दुश्मन। इन दोनों के साथ भी वही हुआ। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से इनकी कहानी का अंत होगा। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।